अब ये है कि कुछ लोग इसमें ये भी तलाश कर रहे हैं कि भाई ये प्लांट तो नहीं हुआ है। वो सारी चीजें मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा मटेरियल है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये कि कैश जला, आधे जले नोट पकड़े गए, कुछ नोट भी पकड़े गए, तो इसका जवाब तो जज साहब को देना ही पड़ेगा। तो अगर गार्ड के बिना एक लिफाफा हो इधर उधर गिरा हुआ तब तो कोई सोच सकता है, लेकिन जितने पैसे मिले हैं उतने पैसे जो है वो किसी ट्रक से, किसी टेम्पू से, किसी गाड़ी से, किसी कार से लाया गया होगा, तो वो बिना गार्ड के जाने में तो नहीं हो सकता, और गार्ड भी बिना जज के नहीं ला सकता। आपके घर से मिला है तो आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं या कैसे बोल सकते हैं मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। दूसरा ये कि वो करेंसी नोट्स तो थे वो किसके ऑर्डर से, किसकी जिम्मेदारी पर, किसके जरिए उसको रिमूव किया गया, और तीसरा जो है वो हम सब जानते ही तो उसका क्या होना चाहिए। तो अब ये इंक्वायरी रिपोर्ट आई है और मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगना चाहिए, क्योंकि जिस टाइप का केस है इसमें ये तो डिस्प्यूट में नहीं है कि पैसे मिले हैं। हालांकि शुरुआत में कुछ ऐसे डिस्प्यूट जरूर हुए थे, लेकिन अब तो ये क्लियर है कि डिस्प्यूट नहीं है कि पैसे मिले, तो पैसे मिले हैं तो उसकी जिम्मेदारी तो जज साहब को ही होगी, और अगर वो इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं तो फिर मैं ये समझता हूँ या तो वो खुद चले जाएं या उनका इम्पीचमेंट हो। हमारी चारों तरफ जो है आप देख रहे हैं आज क्या हाल है। करप्शन जो है हम बोलते हैं जीरो कर देंगे, हम खाने खाएंगे भी नहीं और खाने भी नहीं देंगे, लेकिन सेबी के चीफ के अगेंस्ट में कोई करप्शन नहीं। पार्लियामेंट में किसी के अगेंस्ट में अगर आप करप्शन की बात करते हैं तो स्पीकर बोलता है क्योंकि वो नहीं है इसलिए आप ये क्वेश्चन उठा नहीं सकते हैं। तो क्या मतलब है, एक पार्लियामेंट में इतना बड़ा जो हो रहा है करप्शन, ये मामला पार्लियामेंट में नहीं डिस्कस हो सकता। अगर एक जज का मामला पार्लियामेंट में डिस्कस हो सकता है उस जज के आए बिना जो हुआ है, तो किसी बिजनेसमैन का, ये इंडस्ट्रियलिस्ट का नहीं हो सकता। बड़ी अजीब बात है। किसी सेबी के चीफ का नहीं हो सकता, जबकि सारे लोग, मतलब जो मटेरियल्स आए उससे ये मालूम होता है कि इनका एक ऑपरेटिव अकाउंट जो है वो इंडिया से बाहर चल रहा है, इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं है। जब हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कोई फेवरेबल ऑर्डर या जजमेंट हो जाता है तो उसमें जो जजेस है उनको रिवार्ड दिया जा रहा है, तो जो जजेस गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में जजमेंट दे सकते हैं वो तो पैसे लेके भी जजमेंट दे सकते हैं, और वो तो सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे हो रहा है और उसका सुप्रीम कोर्ट कोई आंसर भी नहीं दे रहा है, न ये बोल रहा है कि ये नहीं हो रहा है। आप ऐसे ऐसे हो रहे हैं कि एक जज मर गया, उसके अगेंस्ट में जो है उसके उस रेस्पेक्ट में एक इंक्वायरी होती है, उस इंक्वायरी में सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दे देता है, उसमें बोलता है कि नहीं कोई फाउल प्ले नहीं है, और फिर ये भी लिख देता है कि इस बारे में कहीं कोई केस नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? जो जज, आप भी समझ रहे होंगे, जैसे लोया की बात कर रहा हाँ, हूँ, बिल्कुल मर गया, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी फैमिली को कोई राइट नहीं है कि वो पुलिस में जाए और इसके इन्वेस्टिगेशन करवाए। सुप्रीम कोर्ट कैसे बंद कर सकता है? लेकिन किया है। एक सीजीआई बन गए उनमें से जज, दूसरा लोकपाल है। तो जब हम इस तरह का सिस्टम चलाएंगे तब तो मुश्किल है। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे, स्वागत है आपका टीसीएच पर। और आज हमारे साथ एक बेहद विशिष्ट अतिथि हैं जस्टिस अंसारी, जो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। कानून के जानकार कहना तो बेकार की बात होगी जब चीफ जस्टिस रह चुके हैं। और जिस तरह से हमारे यहाँ इधर कुछ घटनाएं हुई हैं हाई कोर्ट के एक जस्टिस को लेकर, और उसके अलावा हाई कोर्ट के एक और जस्टिस साहब जिन्होंने फैसला दिया था एक बच्ची को लेकर, पाक्सो का मामला था जिसमें एक बच्ची को लेकर फैसला दिया था और जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी वही जिस पर सबसे ज्यादा बात चल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर 14 मार्च को जो आग लगी, आग के बाद जले हुए नोटों की बोरियां मिली। पहले यह कहा गया कि नोट थे ही नहीं, पहले कहा गया कि नोट मिले, बाद में कहा गया कि नहीं, नोट कभी मिले ही नहीं थे, फिर कहा गया कि हमने कभी ऐसा कहा ही नहीं था कि नोट नहीं मिले। और उसके बाद सीजेआई संजीव खन्ना के नेतृत्व वाली जो सुप्रीम कोर्ट है वो वीडियो जारी करती है, जांच शुरू होती है, उनके घर टीम जाती है, ये सब चीजें आप जानते हैं। तो बिना किसी सवाल के सर, शुरुआत में इस बात से करूंगा कि आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? अपना समय लेके हमें डिटेल में बताइए। न्यायपालिका से
जुड़े रहने की वजह से जो घटनाएं हो रही हैं या अभी हुई हैं, खास करके इस कैश के मामले में, बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। और अगर मैं बोलूँ तो ये एक शॉकिंग इंसिडेंट है। कभी सोचा नहीं, कभी देखा नहीं, कभी सुना भी नहीं। क्योंकि जुडिशरी में जो है वो पैसे का इतना वैल्यू नहीं है जितना दूसरे सर्विसेज में होता है। अब ये है कि कुछ लोग इसमें ये भी तलाश कर रहे हैं कि भाई ये प्लांट तो नहीं हुआ है। वो सारी चीजें मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा मटेरियल है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये कि कैश जला, आधे जले नोट पकड़े गए, कुछ नोट भी पकड़े गए, तो इसका जवाब तो जज साहब को देना ही पड़ेगा। एक ये आ रहा है, उन्होंने बोला कि हम ये हमारे लिविंग एरिया में नहीं था, मैं जहाँ रहता था अपनी फैमिली के साथ, वो नहीं है, ये आउट हाउस है। लेकिन ये समझने की बात है कि वो उसमें एक गार्ड होता है, सीआरपीएफ का भी होता है या लोकल भी हो सकता है। तो वो गार्ड 24 आवर्स होता है, कोई ना कोई उसमें गार्ड रहता है। तो अगर गार्ड के बिना एक दो लिफाफा हो इधर उधर गिरा हुआ तब तो कोई सोच सकता है, लेकिन जितने पैसे मिले हैं उतने पैसे जो है वो किसी ट्रक से, किसी टेम्पू से, किसी गाड़ी से, किसी कार से लाया गया होगा। तो वो बिना गार्ड के जाने हुए तो नहीं हो सकता, और गार्ड भी बिना जज के नहीं ला सकता। अगर ऐसा है कि जज के बिना कंसेंट के लाया गया, उनके बिना नॉलेज के लाया गया, तो फिर ये तो जज साहब को ही सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रांसफर रिकमेंडेशन किया है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन ने काफी स्ट्रांगली रिएक्ट किया है कि इलाहाबाद जो है एक डंपिंग ग्राउंड नहीं है, एक डस्टबिन नहीं है कि आप किसी को बुला के यहाँ फेंक दीजिए। जब भी ऐसा ट्रांसफर हुआ है, इस टाइप के ऑब्जेक्शन जरूर लगे हैं, लेकिन ये भी समझने की चीज है कि अगर जज साहब के ऊपर में ये इंक्वायरी होता है जो हो रहा है 3 जजेस की कमेटी के जरिए, तो उसको वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सके, इसलिए हो सकता है कि कॉलेजियम ने सोचा हो इनको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाए। दूसरी बात यह है कि जैसे पेपर में आया है कि सीजीआई ने बोला है कि चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट के आप इनको जो है काम अलॉट मत कीजिए, काम मत दीजिए। इन चीजों में एक चीज मैं जरूर बोलूंगा आपको कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये समझना चाहिए कि हाई कोर्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, उसके भी रिट के जुरिस्डिक्शन है, वो सुप्रीम कोर्ट के रिट के अंडर में नहीं आता है। हाई कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कहते हैं, तो उसके ऊपर आप कोई रिट इशू नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट को जो है एडवाइस देना चाहिए, हुक्म नहीं कि आप उसको केस अलॉट नहीं करें। और वैसे भी ये जो है ये विद इन द पावर ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट है कि आप उसको केसेस मत अलॉट करें एक चीफ जस्टिस को, क्योंकि अभी भी रिसेंटली कुछ दिनों पहले एक हाई कोर्ट से हुआ है कि वहाँ के जुडिशियल ऑफिसर को अगेंस्ट में कुछ प्रोसीडिंग्स हुए, उसको चीफ जस्टिस ने एनालाइज किया, देखा कि इसमें सब्सटेंस नहीं है और उसको ड्रॉप कर दिया गया। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट, वो केस आया भी नहीं सुप्रीम कोर्ट के पास में, कोई और केस चल रहा था। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोलना शुरू कर दिया कि भाई उस केस में उस ऑफिसर का क्या हुआ, क्या एक्शन लिया गया उसके अगेंस्ट में। आपको समझना चाहिए कि सबऑर्डिनेट जुडिशरी जो है वो हाई कोर्ट के कंट्रोल में है, सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोल में नहीं है। पहले हम लोग देखते थे जब ऑर्डर होता था सुप्रीम कोर्ट का, तो उस पर बोलते थे हाई कोर्ट इज रिक्वेस्टेड टू डू समथिंग एंड दैट रिक्वेस्ट वाज अ कमांड। अब यह है कि सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट सेइंग इट इज डायरेक्टेड। ऐसा तो मेरे ख्याल में सर अगर हम चाहते हैं आप खुद एक स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, जिस तरह से हाई कोर्ट से फैसले आए हैं, जैसे इस पर हम लौटेंगे, लेकिन उसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक फैसला आया
अब हम लोग को कानून तो बहुत समझ में नहीं आता है, लेकिन पोक्सो किसी सिलसिले में मैंने भी पढ़ा था। अब उसमें कहा गया कि हाथ पकड़ के ले जाना, उसके पजामे को खोलने की कोशिश करना, पुल के नीचे ले जाना, ये सारा कुछ पॉक्सो में नहीं आता है। बहुत बवाल हुआ इस पर, हाई कोर्ट के ही जस्टिस साहब थे, काफी सारा बवाल हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने आज उस घटना पर रोक लगाई है, आज उस फैसले पर रोक लगाई है। शायद सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से उसकी जांच करेगा। तो आपको ये नहीं लग रहा कि अलग-अलग हाई कोर्ट से अलग-अलग जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, हम लोग बहुत कानून तो नहीं समझते, लेकिन उन फैसलों को देखकर कहीं न कहीं लग रहा है कि कोर्ट्स कंप्रोमाइज़ हुई हैं? ये बोलना तो बड़ा मुश्किल है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो जज होते हैं हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट, उनसे गलती हो सकती है। अगर गलती नहीं होती तो हाई कोर्ट के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के पास कैसे पहुंचते? और सुप्रीम कोर्ट से गलती नहीं होती तो स्मॉलर बेंच का डिसीजन लार्जर बेंच से सुपरसीड क्यों होता है? जब इसीलिए एक एक सेइंग है एक सुप्रीम कोर्ट जज का कि वी आर सुप्रीम नॉट बिकॉज वी आर इनफॉलेबल, मतलब ये कि हम सुप्रीम हैं इसलिए नहीं कि हमसे गलतियां नहीं हो सकती, हम सुप्रीम इसलिए हैं क्योंकि हम फाइनल हैं। तो ये जो पॉस्को का मामला हुआ है इसमें ये देखना है कि ये कोई एक्सट्रेनियस रीजन से हुआ या उनके जो है नॉलेज में इतना डिफेक्ट है कि ये नहीं आएगा। क्योंकि एक चीज समझने की बात है कि जहां तक अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट का सिचुएशन ये है क्रिमिनल लॉ में कि उस स्टेज पर जहां आप क्राइम करने के पोजीशन में हो और कोई इंटरवीनिंग फैक्टर आ जाए जिसकी वजह से आप क्राइम नहीं कर पाए, उसी को अटेम्प्ट किया जा सकता है। जैसे आप किसी के घर में चोरी करना चाहें या डाका डालना चाहें, आपने उसको जो है ताला का चाबी बनवा लिया, तो चाबी बनवा लेने से ये अटेम्प्ट नहीं होगा। आप वहां पहुंच भी गए तो भी अटेम्प्ट नहीं होगा। आप खोल रहे हैं ताला तो भी अटेम्प्ट नहीं होगा। जब ये होगा कि जब आप बिल्कुल इन कंट्रोल ऑफ हैं तो हम ये ऑफेंस कर सकते हैं, उस टाइम में अगर कोई इंटरवीनिंग फैक्टर है और वो रुक जाता है तो वो उसको अटेम्प्ट माना जाएगा। अब मुझे नहीं मालूम इलाहाबाद कि वाले इसमें केस में फैक्ट्स तो क्या सर, है। इलाहाबाद वाले केस में जो डिटेल है वो यही है कि पुल के नीचे खींच के ले गए उसके सीना और बाकी सारा कुछ। मैं वो अल्फाज इस्तेमाल भी नहीं नहीं वो करना चाहता जो कुछ कर रहे थे, जो मैंने देखा उस पूरे नहीं, फैसले को और देखिए उस उसमें पूरे तो केस को सर मैं बोल लूं फिर अब, और उस समय भीड़ आ गई जिसकी वजह से उनको भागना पड़ा। बिल्कुल, तो ये उनका ये जो केस है इसमें तो बिल्कुल पॉस्को का एप्लीकेशन है ही नहीं। क्योंकि अगर आप अदरवाइज ऑल्सो इफ यू आर फॉन्डलिंग विद प्राइवेट पार्ट्स ऑफ द पर्सन, यू आर टचिंग द बॉडी, तो वो आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन तो हो ही जाता है ना। बिल्कुल तो जी। नहीं होगा तो ये तो सवाल नहीं है। इसमें कैसे छोड़ दिया ये बड़ी ताज्जुब की बात है। इसलिए नेशनल जुडिशियल एकेडमी बनाया गया था ताकि जजेस की ट्रेनिंग की जाए, लेकिन वो ट्रेनिंग ऐसे सब्जेक्ट्स में हो रहा है जो रेगुलर नॉलेज का नहीं है, क्योंकि ये प्रिज्यूम किया जा रहा है कि जो लॉ का नॉलेज है वो जज को है, जो उसके कंडक्ट के चीजें हैं वो उसको सिखाया जाए। जबकि मैं बहुत स्ट्रांगली समझता हूँ कि जजेस को नॉलेज की भी बहुत वक्त कमी होती है और ये ज़रूरी है कि इसके लिए जो है जैसे नेशनल जुडिशियल एकेडमी है उसमें वो प्रोग्राम भी किए जाएं जो जजेस के नॉलेज के लिए ज़रूरी है। अच्छा सर, जी सीजेआई संजीव खन्ना जी ने 3 सवाल किए हैं जो हमारे पास डिटेल आई है उसमें। पहला तो ये है कि घर का जो कंपाउंड है उसमें इतना सारा जो कैश मिला है उसको जस्टिस वर्मा कैसे जस्टिफाई करेंगे? दूसरा, नेचुरली की जो रकम मिली है उसका सोर्स क्या है? और तीसरा ये कि 15 मार्च की सुबह किस व्यक्ति ने जले हुए नोटों को कमरे से हटाया था? ये 3 तो चीजें हैं। अब इसके बाद सर जिस तरह से पूरी ये घटना अनफोल्ड होती है कि पहले ये खबर आती है, उसके बाद आता है कि फायर के जो चीफ हैं वो उन्होंने कहा है कि कोई पैसा मिला ही नहीं, वो पूरे दिन खबर चलती रही। फिर उनका बयान आता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि पैसा नहीं मिला, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जब इंटरवीन करती है, वो वीडियो जारी करती है, तब जाके कम से कम इस पर एक कंसेंसस बनता है कि भाई पैसा मिला तो था। और उसके बाद सीजेआई के ये 3 सवाल। जी, देखिए एक चीज मैं क्लियर कर दूं आपको कि ये जो सीजीआई की तरफ से जो प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई है उसका रिजल्ट अगर वो इंक्वायरी उसके खिलाफ जाता है जज के खिलाफ, तो फिर वो
प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द जज। और लेकिन वो इम्पीचमेंट जो है वो अल्टीमेटली ये पॉलिटिकल डिसीजन होगा, क्योंकि ये पार्लियामेंट को डिसाइड करना होगा कि वो इम्पीच करते हैं कि नहीं करते हैं। इंडिया में यही एक प्रॉब्लम रहा है। दूसरी बात जो ये है कि जहां तक उसके लिए पनिशमेंट का सवाल है, वो क्रिमिनल लॉ का मामला है, उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन कोई भी बार नहीं है। इसलिए इस बात का इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि वो क्या हुआ इसका। जैसे सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने जो तीनों क्वेश्चन रेस किए हैं, ये तीनों ही रेलेवेंट है। कि उनका ये है, जब ये आपके घर से मिला है तो आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं या कैसे बोल सकते हैं मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। दूसरा ये कि वो करेंसी नोट्स तो थे, वो किसके ऑर्डर से, किसकी जिम्मेदारी पर, किसके जरिए उसको रिमूव किया गया। और तीसरा जो है वो हम सब जानते ही हैं तो उसका क्या होना चाहिए। तो अब ये इंक्वायरी रिपोर्ट आई है और मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगना चाहिए, क्योंकि जिस टाइप का केस है इसमें ये तो अब डिस्प्यूट में नहीं है कि पैसे मिले हैं। हालांकि शुरुआत में कुछ ऐसे डिस्प्यूट जरूर हुए थे, लेकिन अब तो ये क्लियर है कि डिस्प्यूट नहीं है कि पैसे मिले। तो पैसे मिले हैं तो उसकी जिम्मेदारी तो जज साहब को ही होगी। और अगर वो इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं तो फिर मैं ये समझता हूँ या तो वो खुद चले जाएं या उनका इम्पीचमेंट हो। लेकिन आपने जैसा कहा कि इम्पीचमेंट तो एक अलग मामला है। जहां तक मेरी जानकारी है, अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जस्टिस के इम्पीचमेंट का मामला पड़ा हुआ है, अभी उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। तो इम्पीचमेंट तो खैर पॉलिटिकल होगा, उस पर मैं एक सवाल आपसे इसके बाद लूंगा। लेकिन आप ही ने ये बात बताई कि इसके अलावा पैसा मिलना या पैसे को अ, रखना, इतना सारा कैश अपने घर में रखना या फिर जले हुए नोटों को हटाना, अगर उनका नहीं था तो वो बाकायदा इन्फॉर्म कर सकते थे कि यहाँ पर जला हुआ मिला हुआ है, ये मेरा नहीं है, इसकी जांच की जाए किसका है। ये काम वो खुद इनिशिएट कर सकते थे, तब शायद ज्यादा हमको ये जस्टिफाइड लगता है। ये सब तो क्रिमिनल चीजें हैं, ये तो बिल्कुल क्रिमिनल लॉ के हिसाब से होंगी। तो क्या उसमें उनको सजा हो सकती है? क्योंकि जो 3 लोगों की कमेटी भी बनाई गई है वो सिटिंग चीफ जस्टिस हैं 3 अलग अलग हाई कोर्ट्स के। तो सारे पावरफुल लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट खुद इंटरेस्ट ले रहा है। ये मतलब सजा तो हो सकती है उनकी, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टिगेशन सेपरेटली होगा, क्योंकि अभी जो हो रहा है ये इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है। अच्छा, ठीक इन्वेस्टिगेशन है। तो तब होगा जब ये रजिस्टर होगा और इस पर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। उस इन्वेस्टी का एफआईआर अगर रिजल्ट, होता है तो। हाँ, अब उसका जो है रिजल्ट जो है वो ट्रायल पे होगा, और ट्रायल का रिजल्ट कन्विक्शन या एक्विटल पे होगा। तो हो तो सकता है उसमें कोई बात तो नहीं है, एक्सेप्ट ये कि उसके लिए सैंक्शन जरूर लगेगा। एक चीज मैं और आपको बोलना चाहता हूँ कि जजेस जो हैं वो उसी सोसाइटी से आते हैं, उसी समाज से आते हैं जिसमें हम दूसरे लोगों को देखते हैं। हमारी चारों तरफ जो है आप देख रहे हैं आज क्या हाल है। करप्शन जो है हम बोलते हैं जीरो कर देंगे, हम खाएंगे भी नहीं और खाने भी नहीं देंगे, लेकिन सेबी के चीफ के अगेंस्ट में कोई करप्शन नहीं। आप पार्लियामेंट में किसी के अगेंस्ट में अगर आप करप्शन की बात करते हैं तो स्पीकर बोलता है क्योंकि वो नहीं है इसलिए आप ये क्वेश्चन उठा नहीं सकते हैं। तो क्या मतलब है, एक पार्लियामेंट में इतना बड़ा जो हो रहा है करप्शन, ये मामला पार्लियामेंट में नहीं डिस्कस हो सकता? अगर एक जज का मामला पार्लियामेंट में डिस्कस हो सकता है उस जज के आए बिना जो हुआ है, तो किसी बिजनेसमैन का, ये इंडस्ट्रियलिस्ट का नहीं हो सकता? बड़ी अजीब बात है। किसी एसबी सेबी के चीफ सेबी। का नहीं हो सकता, जबकि सारे लोग, मतलब जो मटेरियल्स आए हैं उससे ये मालूम होता है कि इनका एक ऑपरेटिव अकाउंट जो है वो इंडिया से बाहर चल रहा है, इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं है। ये तो बड़ी अजीब बात है ना कि नई इंक्वायरी नहीं है। अच्छा सर, ये आखिरी सवाल आपसे कि जुडिशियल हिस्ट्री में ऐसा कोई और केस अभी तक आया है? कोई आपके मेमोरी में है कोई ऐसा केस जब ऐसा कुछ मामला हो? क्योंकि एक बात तो मैं आपसे कहूंगा कि आप शॉक्ड हैं, समझ में आता है, लेकिन हम लोग जो पब्लिक में रहते हैं वो दूसरे सोर्सेज से इस तरह के करप्शन की कहानियां सुनते रहते हैं। बहुत सारे लोग कोर्ट में करप्शन की बात करते हैं, उस पर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन नॉन हिस्ट्री में, जुडिशियल हिस्ट्री में कोई ऐसा मामला आया है सामने? नहीं, हुआ तो है।
ऐसी, लेकिन हाई कोर्ट जज के लेवल पे नहीं हुआ है, सबॉर्डिनेट जज का हुआ है। हाँ, सबॉर्डिनेट जज पे तो होता है जी। सबॉर्डिनेट जज का हुआ है, हाई कोर्ट जज में मुझे, मेरे ध्यान में तो नहीं है ऐसा कुछ हुआ है, ख्याल नहीं है मुझे। और हम ये तो, चाहेंगे भी यही कि आगे ना हो। जी। हाँ बिल्कुल, ये तो, ये इंश्योर करना भी सुप्रीम कोर्ट का काम है। जब सब कुछ उन्होंने अपने हाथ में लिया है, तो जजेस के सिलेक्शन से लेके उनका कंडक्ट जो है, ये सारे सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में हो रहे हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट को खुद ही कंट्रोल में लाना होगा। जब हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कोई फेवरेबल ऑर्डर या जजमेंट हो जाता है, तो उसमें जो जजेस है उनको रिवार्ड दिया जा रहा है। तो जो जजेस गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में जजमेंट दे सकते हैं, वो तो पैसे लेके भी जजमेंट दे सकते हैं, और वो तो सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे हो रहा है, और उसका सुप्रीम कोर्ट कोई आंसर भी नहीं दे रहा है, न ये बोल रहा है कि ये नहीं हो रहा है। आप ऐसे ऐसे हो रहे हैं कि एक जज मर गया, उसके अगेंस्ट में जो है, उसके उस रेस्पेक्ट में एक इंक्वायरी होती है, उस इंक्वायरी में सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दे देता है, उसमें बोलता है कि नहीं, कोई फाउल प्ले नहीं है, और फिर ये भी लिख देता है कि इस बारे में कहीं कोई केस नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? जो जज, आप भी समझ रहे होंगे, जैसे लोया की बात कर रहा हाँ, हूँ, बिल्कुल, मर गया, बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी फैमिली को कोई राइट नहीं है कि वो पुलिस में जाए और इसके इन्वेस्टिगेशन करवाए। सुप्रीम कोर्ट कैसे बंद कर सकता है? लेकिन किया है। एक सीजीआई बन गए उनमें से जज, दूसरा लोकपाल है। तो जब हम इस तरह का सिस्टम चलाएंगे, तब तो मुश्किल है। तब जो घटना हुई है, ये बहुत, मतलब, शॉकिंग नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने आप को नहीं संभालता है, ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने आप को नहीं संभालता है, तो आगे जाके इससे भी बुरा हाल हो। कुल मिला-जुलाकर मुल्क की हालत ये है कि कोर्ट वो आखिरी जगह बचे हुए हैं जहाँ किसी उम्मीद से आदमी जाता है, और वो उम्मीदें भी धीरे-धीरे, कई मामले ऐसे हैं, मैं बहुत डिटेल में यहाँ नहीं जाऊँगा, मैं भी हिंदुस्तान में ही रहता हूँ, तो मुझे भी डर लगते हैं। आप समझ रहे होंगे जैसा साहब आप भी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जिसमें लोगों का भरोसा भी टूटा है, और अगर जजों के घरों से पैसे मिलने लगेंगे, ऐसा नहीं है, लोग जानते हैं करप्शन है जुडिशरी में, ये कोई बहुत छुपी हुई बात नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट के आप चीफ जस्टिस के घर से अगर पैसे मिलेंगे, तो ये शॉकिंग तो है, ये बिल्कुल शॉकिंग है। कल को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर से ना मिले, इसकी क्या गारंटी है? हाँ सर, बोल लीजिए, फिर मैं खत्म करता हूँ, आप बोल लीजिए। ये मेरे दिमाग से उतर गया था। पंजाब एंड जी। हरियाणा हाई कोर्ट में एक केस हुआ है जहाँ पैसे मिले थे। अच्छा। कोई इतना जी। बड़ा नहीं है वो, आपने सुना होगा, नहीं तो आप जरा सा रिसर्च कर ले तो पता लग जाएगा। वो पैसे जी। दिए गए थे, और फिर उन्होंने बोला कि ये पैसे मेरे नहीं है, हुँ। गलत सी से ले आके दे दिया गया है। लेकिन अल्टीमेटली उसमें भी जो है इंक्वायरी वगैरह हुआ, करप्शन का ही मामला। और हुँ। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद उन्होंने रिजाइन दे दिया, ये कुछ इस टाइप का है, पर हुआ है। लेकिन वो छोटा सा कैश का मामला था, छोटा सा मतलब अमाउंट की बात कर रहा हूँ, बाकी तो चाहे हाँ, तो 1 रुपए छोटे का आप छोटे से बढ़कर बड़ा, बड़े से बढ़कर और बड़ा, वो तो प्रोसेस होता है सर। पकड़ा गया तो ठीक, नहीं पकड़ा गया तो अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं जानता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिस वर्मा को कम से कम इस्तीफा तो दे ही देना चाहिए, ये तो वो न्यूनतम चीज़ है जो वो कर सकते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि अगर वाक़ई चीफ जस्टिस के यहाँ से ये रुपए जो पकड़े गए हैं, उस पर वो सही-सही वो चीफ जवाब नहीं दे जस्टिस नहीं है, वो पाते हैं। जज है। जस्टिस हुँ। सिर्फ जज हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तो नहीं है वो, वर्मा साहब। अच्छा, जी जी अच्छा जी। अ, चीफ जस्टिस से तो जी, इंक्वायरी ठीक। करके एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट सीजीआई को सबमिट किया भी है। उस पे हुँ। क्या दिया वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन तो जस्टिस वर्मा अगर सीजीआई ने, इस्तीफा दे देते हैं तो फिर भी काफ़ी ठीक-ठाक मामला होगा, अगर नहीं देते हैं तो मेरा तो अपना यही मानना है कि जो प्रोसेस है वो प्रोसेस चलना चाहिए, और गलत पाए जाते हैं तो सज़ा मिलनी चाहिए। ये शायद नज़ीर की बात बहुत होती है कोर्ट्स में, तो ये शायद दूसरे जजों के लिए एक नज़ीर भी बन सकती है। तो बिल्कुल सर, इसी बिल्कुल। पॉइंट पे बात खत्म करते हैं। आप आए, बहुत स्वागत। जल्दी ही हम आपको स्टूडियो में बुलाकर एक बार चाहेंगे कि थोड़ा-सा बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो उलझी-उलझी दिखती हैं, आपसे समझा जाए, उसको सुना जाए। वो हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत काम का होगा। बहुत शुक्रिया सर।